नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज आपके लिए क्या खास रहने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, सियासत में क्या भूचाल आया है, आइए आपको बता दें। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और 2024 में इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले विरोधी ढेर हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासत में भूचाल आया हुआ है और विरोधी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उसमें सबसे ज्यादा भूचाल आया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। और इस प्लान के मुताबिक विरोधी ढेर नजर आ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। इसके साथ आज एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर रहेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि विरोधी ढेर हो गए हैं और यहां शरद पवार का भी पावर फेल हो गया है। क्योंकि एक तरफ विरोधी ढेर हो रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक और इसका असर महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया और शरद पवार को भी समझ नहीं आया, जैसे बाकी विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है अब शरद पवार ने सामने आकर क्या कुछ कहा है और शरद पवार का पावर कैसे फेल कर दिया है, किसने फेल किया है और अब आगे क्या महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। हवा बदल गई है, यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ एक और बड़ी और अहम खबर रहेगी। बड़ी खबर रहेगी आपके घर से जुड़े हुए, क्योंकि टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हुआ है और इससे सियासत भी लाल हो चुकी है। टमाटर तो लाल हुआ है लेकिन सियासत भी लाल हो गई है। अब टमाटर जितनी दामों की चर्चा है उतनी ही दामों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कौन ये सियासत कर रहा है, टमाटर पर किसने क्या कहा है और टमाटर कितना महंगा हुआ है, सस्ता कब होगा, आज ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही एक और खास खबर आपके लिए है। काला पानी की सजा मिलने वाली है, ये आज हम सवाल पूछ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं अमृतपाल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन काला पानी आप जानते हैं कैसी सजा होती है और अब ऐसे गैंगस्टर और अपराधियों को काला पानी की सजा देने की तैयारी की जा रही है। इस सजा को कैसे दिया जाएगा और क्या तैयारी हो रही है, आज ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजित पवार, एनसीपी के 8 विधायक भी बने मंत्री। कहा जल्द एनसीपी के कुछ और नेता बनेंगे मंत्री। अजित पवार की शरद पवार को सीधी चुनौती, एनसीपी पर कब्जे का किया दावा। कहा जल्द एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ेंगे, एनसीपी के सभी विधायक मेरे साथ। एनसीपी में टूट पर शरद पवार ने मानी हार। कहा मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, फिर भी मैं पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने कहा कि उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, शरद पवार हिट विकेट हुए, आज से महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने जितेंद्र अवार्ड को बनाया नेता विपक्ष। चीफ विप का भी मिला जिम्मा। जितेंद्र अवार्ड बोले एनसीपी का मतलब सिर्फ शरद पवार। महाराष्ट्र के जलगांव में अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जम करके आतिशबाजी और ढोल नगारों पर डांस। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा। का विपक्षी एकता पर बैठक के चलते एनसीपी में हुआ विद्रोह। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बन सकते हैं हालात, नीतीश की जेडीयू में टूट संभव। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। का 24 में यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। बीजेपी सरकार में पिछड़ों को मिली सबसे ज्यादा नौकरी। अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भरी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर केजरीवाल ने निशाना साधा है। वहीं समान नागरिक संहिता के समर्थन में आई बहुजन समाज पार्टी। मायावती बोली हमारी पार्टी कानून के विरोध में नहीं, ओपी राजभर का मिला साथ। बिहार में एनआईए और एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर एक्शन। दरभंगा में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पटना में भी छापेमारी।
यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, अलकायदा से जुड़ा संदिग्ध आतंकी सद्दाम शेख गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधि के साथ सोशल मीडिया के युवाओं को भड़का रहा था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने सहारनपुर से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। नोएडा में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, तो वहीं मैनपुरी में एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज सियासत में ऐसा ही भूचाल आया। इससे ऐसा लगा कि 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉकओवर मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपको ये दिखाते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री जीते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि 24 में भी वॉकओवर प्रधानमंत्री को मिलने वाला है। इसकी तस्वीर आज देखने को मिली महाराष्ट्र में। कैसे दिखाते हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अजित पवार और यह शरद पवार, इनके भतीजे हैं, लेकिन आज अजित पवार ने कुछ ऐसा किया कि शरद पवार ने सोचा भी नहीं होगा कि यह कुछ होने वाला है। क्या किया है उन्होंने, तस्वीर में दिखाता हूं। अगली तस्वीर में आज वो जो नेता विपक्ष थे डिप्टी सीएम बन गए महाराष्ट्र के, यानी नए समीकरण महाराष्ट्र में अजित पवार की आज इस तस्वीर ने खड़े कर दिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज जब यहां पर अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली, उसके बाद ऐसा लगा कि विरोधी अब करेंगे क्या। 24 में किस तरह से अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। आज एक और तस्वीर सामने आई और खुशी आप देखिए, यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। और ये खेमा जो है एनसीपी का है। अब आप सोचिए कि बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट की साथ है, तो फिर विरोधी पस्त होंगे। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। महाराष्ट्र में खेला हो गया। श्री अजित अनंतराव पवार भतीजे ने चाचा को मात दे दी। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की जो कल तक शरद पवार के खासम खास थे, पवार के इस्तीफे पर बगल में बैठकर आंसू बहा रहे थे, वो भी आज शिंदे सरकार में शपथ ले रहे थे। श्रवण चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की इसे कहते हैं आंख बंद और डिब्बा गायब। जो शरद पवार कल तक मोदी को हराने के लिए पटना से बेंगलुरु तक बिसात बिछा रहे थे, विपक्ष के साथ मोर्चे बंदी कर रहे थे। बंगल्याला आम्ही भेटतो आणि आमची खुशी दिशा ही देश पातळीची ठरवतो। वो शरद पवार आज लाचार, बेजान और अवाक नजर आ रहे थे, क्योंकि भतीजे अजित पवार ने उन्हें उनके ही घर में ऐसी पटखनी दे दी कि वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। अब शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। जो कल तक खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहे थे, वो आज कह रहे हैं मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हुआ वो एक पैसे लाते एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। अब पवार को कौन समझाए कि वो खुद अपने ही खेल में फंस गए। 2019 में बीजेपी को गच्चा दिया था, उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया था, अब किसी के साथ हाथ मिलाने लायक नहीं रहे। शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई
उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पवार जैसे नेता जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, वो मोदी को क्या खाक प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार पाएंगे? तो सवाल यही है कि कैसे चुनौती देंगे जब अपना घर ही नहीं संभल रहा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा करीबी थे वही दूर चले गए हैं, और जो अजित पवार शरद पवार के करीबी थे वो कैसे दूर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, अब वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप देखिए, शरद पवार खड़े हुए हैं लेकिन अब प्रधानमंत्री के साथ आ गए अजित पवार। 2024 से पहले यह बड़ा खेला हुआ है दर्शकों। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरद पवार की पार्टी के अंदर बगावत हो गई। शरद पवार के भतीजे मोदी के साथ आ गए अजित पवार, और उनके साथ एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक हैं। दावा तो यही कर दिया है उन्होंने, एनसीपी के तौर पर शिंदे को समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, अगला चुनाव एनसीपी के सिंबल पर लड़ेंगे ये भी कह दिया है। और अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। आज ही उन्होंने शपथ लिया, आपने देखी तस्वीरें। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 8 और साथी हैं जो नए मंत्री महाराष्ट्र कैबिनेट में बन गए। अब आप देखिए जरा कौन कौन से मंत्री हैं। सबसे पहले आपको दिख रहे हैं अजित पवार, जिन्होंने आज डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली है। ये दूसरे नेता हैं छगन भुजबल, और ये बड़े करीबी माने जाते हैं शरद पवार के, ये भी यहां पर आ गए। दिलीप वलसे पाटिल ये भी पीछे नहीं रहे, ये भी अजित पवार के साथ आ गए हैं। और ये है धनंजय मुंडे, ये अजित पवार के काफी करीबी हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया है। अनिल पाटिल ये भी मंत्री बनाए गए हैं। आप लिस्ट देखिए और समझिए। हसन मुशर्रफ ये बड़ा चेहरा रहे हैं और ये मंत्री बन गए हैं। धर्मराव अत्राम इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, अजित पवार के साथ आ गए। एक महिला चेहरा भी है, अदिति तटकरे का, इन्हें लेकर शरद पवार ने भी बयान दिया है। लेकिन एक और संजय बनसोडे ये भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो एक तरफ अजित पवार आए, दूसरी तरफ उनके साथ कई मंत्री भी आए। अब इस पर अजित पवार और शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें आप। 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते। बाकी की डेवलपमेंट के बारे में ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। आज उसी पार्टी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्ट्री की शपथ देने का काम किया। इससे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। तो देखा आपने कैसे अजित पवार साथ आ गए, लेकिन और करीबी हैं जो साथ आ गए हैं। वो कौन से करीबी हैं ये आप देखिए जरा। इधर है प्रफुल्ल पटेल और इधर बीच में अजित पवार, और ये है छगन भुजबल। अब जो करीबी हैं वो भी साथ आ गए। तो सवाल ये कि जो कल तक साथ में थे, ऐसा क्या हुआ कि वो आज अजित पवार के साथ आते आते और बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए आ गए? ऐसा क्या हुआ है पवार के करीबियों के साथ, आइए बताता हूं कौन कौन है। ये आप देख रहे हैं, पहले हैं अजित पवार, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह है अजित पवार। और अजित पवार आ गए हैं, शरद पवार के भतीजे हैं और उनका साथ इन्होंने छोड़ दिया। दर्शकों, अजित ने पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, आपको याद होगा, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन जब एनसीपी अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो नाराज चल रहे थे, और 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम ये बनाए गए हैं। इनके एक और साथी जो आप देख रहे थे प्रफुल्ल पटेल, ये भी शरद पवार के बहुत करीबी हैं दर्शकों, लेकिन ये भी आ गए।
सुप्रिया के साथ प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, ये इतने करीबी हैं। अजित को साइडलाइन कर पवार ने इन्हें अध्यक्ष बनाया था। और सोचिए, प्रफुल्ल पटेल को अब मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि ये भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। 4 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सांसद भी बन चुके हैं। वहीं एक और बड़े नेता ये हैं छगन भुजबल, शरद पवार के बहुत ज्यादा करीबी नेताओं में से एक रहे हैं और ये ओबीसी समुदाय से आते हैं। बड़ा दखल इनका है उस समुदाय में। लोक निर्माण और गृह मंत्रालय में पहले ये काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र की जमीन को, राजनीति को समझते हैं और सियासत में आने से पहले सब्जी बेचने का काम करते थे, इसलिए ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। अब एक और मंत्री जो आ गए, दिलीप वलसे पाटिल। वसूली कांड आपको याद होगा, जब अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इन्हें भरोसा करके गृह मंत्री बनाया था। पाटिल शरद पवार के भरोसेमंद आदमियों में से एक है। आज अजित पवार के साथ ये भी मंत्रिमंडल में दिखे। आप सोचिए, नाम गिनते जाइए और एक के बाद एक ऐसे ही मंत्री जब आए तो सवाल खड़ा हुआ कि ये हुआ क्या है। अब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा तिसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री। अगर हम शिवसेना के साथ सरकार बना सकते थे तो फिर आज हम बीजेपी के साथ बनाए, तो उसमें कोई ऐसी बात, कोई हमारी लाइन से हम दूर गए हैं या जो लाइन आज तक हमने अभी है उस लाइन से हम दूर नहीं जा रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब कोई भी टिप्पणी करे उसके बारे में मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। वो हमारे सम्मानीय नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे और उन्होंने कोई बात अगर बोली भी है तो उस पर हम कोई अपना वक्तव्य ऊपर से देना नहीं चाहेंगे। हमने कोई भी बार्गेनिंग या कोई भी उनसे ऐसी चर्चा नहीं कही है कि यहाँ कुछ मिले वहाँ कुछ मिले। हम आज एनडीए के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के लिए और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम काम करेंगे। तो देखा आपने, ये तो आ गए लेकिन विरोधी पस्त हो गए हैं। लेकिन शरद पवार का गेम कैसे ओवर हुआ है अब मैं आपको वो समझाता हूं, तो ध्यान से सुनिए। शरद पवार लगातार महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और 24 से पहले शरद पवार को यह बड़ा झटका दे दिया। अजित पवार ने एनसीपी पर दावा भी ठोक दिया है। दर्शकों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और अब पार्टी को लेकर चाचा भतीजे में सीधी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। और अजित पवार ने तो दावा कर दिया कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और शरद पवार की एनसीपी के पास 53 विधायक हैं कुल मिलाकर और अजित के पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। दर्शकों, और 2/3 विधायकों के लिए 36 विधायकों से ज्यादा संख्या चाहिए। अब अजित पवार के पास 4 ज्यादा हैं, यह भी आप सोचिए। ऐसे में पार्टी पर अजित पवार का पहला दावा मजबूत होता है। शरद पवार को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है, यह भी खबरें चल रही है। और एक और बात, एनसीपी पर अजित पवार का कब्जा हो जाएगा। इसके बाद चुनाव चिन्ह भी अजित को मिल जाएगा, यह आज उन्होंने कह भी दिया है। अजित ने कई सांसदों के साथ होने का दावा किया है, इसलिए कह रहे हैं पवार का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि शरद पवार के हाथ से पार्टी, नाम, निशान सब कुछ छिन जाएगा और 24 चुनाव में इसका सीधा असर हो सकता है। तो इधर शरद पवार का गेम ओवर हो गया है, उधर अजित पवार पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एनसीपी को लेकर सुनवाते हैं। स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। तो देखा आपने कैसे बोला जा रहा है एक दूसरे पर हमला, लेकिन आज क्या कुछ कहा है और आगे होगा क्या चाचा वर्सेस भतीजे में, आइए आपको दिखाता हूं। तो चाचा वर्सेस भतीजा, पहले सुनिए अजित पवार क्या कह रहे हैं।
एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एनसीपी के तौर पर ही शिंदे सरकार को समर्थन दिया, इतना ही नहीं, सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं, दावा कर दिया। और देश का विकास तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि प्रधानमंत्री देश को मजबूत कर रहे हैं। दर्शकों सुनते जाइए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं। महाराष्ट्र का विकास हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और विकास के लिए ही हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए हैं और बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी मोदी विरोधी बिखरे हुए हैं, अजित पवार ने इसके संकेत दिए और एनसीपी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। देखा आपने, जश्न मनाया जा रहा था। इधर शरद पवार क्या कह रहे हैं, यह भी आपको सुनवा देता हूं। ऐसी बगावत पहले भी देखिए। उन्होंने बताया कि अनुभव है हमें। कुछ लोग असली एनसीपी का दावा कर रहे हैं, इशारों में कहा कुछ दिनों में सच सामने आ जाएगा। हमारे साथ असली एनसीपी है और कुछ विधायकों ने मुझसे बात की है, यह दावा उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा और यह कहा कि यह गुगली नहीं, खुली लूट है, पार्टी लूटने की कोशिश हुई है। शरद पवार ने कहा प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धोखा दिया है दोनों ने और दोनों नेताओं पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने तो सम्मान की बात कही। इधर कह रहे हैं कि अजित पवार के खिलाफ कोर्ट नहीं जाऊंगा, इस बार कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाऊंगा, जनता के बीच जाएंगे और जनता क्या कुछ कह रही है यह आपको बताएंगे। अब आपको यह भी बता दूं कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमले भी बोले हैं। सुनवाता हूं क्या कुछ कहा है। मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इस पर काम करने वाले जो लोग हैं, मैं कल वहाँ जाऊँगा, चौहान जी का दर्शन होगा और वहाँ से शुरू करूँगा पूरे महाराष्ट्र में जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो। तो देखा आपने, जब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया, ऐसा हो नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं हुई हो। क्या नेताओं ने सोशल मीडिया पर कहा है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अजित पवार, पहले तो अपना बायो बदल दिया, डिप्टी सीएम लिख लिया और लिखा महाराष्ट्र की जनता की इच्छा और एनसीपी विधायकों के समर्थन से आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आगे लिखते हैं उम्मीद है इससे लोगों का कल्याण होगा। फिर आते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली है। इस मौके पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। संजय राउत सामने आ गए, लिखते हैं शरद पवार से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि वो मजबूत हैं, हमारे पास जनता का समर्थन है। राज ठाकरे आ गए, लिखते हैं शरद पवार का पहला मकसद पूरा हुआ, उद्धव का बोझ उतारना चाहते थे शरद पवार। और यह भी लिखा कि दूसरी टीम भी कुर्सी की लड़ाई में अब शामिल हो जाएगी। यानी महाराष्ट्र की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं राजनीतिक क्षेत्र से आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है, ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। अजित पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। किसी को ईडी का डर लगाकर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने दल में लेना, ये बीजेपी का अब ये रूल हो चुका है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटना जो देखी गई, महाराष्ट्र की जनता इसको कोस रही है। बीजेपी अब दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं आएगी। मुझे लगता है कि अजित पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजित पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजित पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे,
उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। शरद पवार जी ने पार्टी का कमान अपने बेटी सुप्रिया सुले जी को दिया, उसी दिन से अजीत पवार नाराज चल रहे थे। उसके पहले से भी अजीत पवार नाराज चल रहे थे, बहुत पहले से भी नाराज चल रहे थे। दोनों चाचा भतीजा में इंटरनली पट नहीं रहा था। महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के पीछे कभी सीबीआई छोड़ी, कभी ईडी छोड़ी, कि जिन सब लोगों को सीबीआई ईडी के बुलावे आ रहे थे, इन सब में से जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो सब खत्म हो जाएगा, वो पार्ट साफ हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी हैं और ये जो नया फैक्शन बना, शरद पवार जी हैं और ये नया फैक्शन बना, इसका निर्णय कहाँ होगा? मतदाता के पास। मतदाता चुनाव में जो फैसला करेगा। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। तो इधर बात घड़ी की हो रही है, लेकिन ये घड़ी का कांटा कब घूमा था वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एनसीपी में अध्यक्ष पद का ऐलान हो रहा था, लोगों का जमावड़ा था। अजित पवार भी आशाएं लगाकर बैठे थे, लेकिन हुआ कुछ और। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसकी एक झलक अगली तस्वीर दिखाइए, पोस्टर में देखने को मिली। ये देखिए, अजित पवार यहां से गायब हो गए और इस पोस्टर में नजर नहीं आए, लेकिन पोस्टर के बाद उनको लगने लगा कि कुछ करना पड़ेगा और फिर आज वही हुआ। डिप्टी सीएम तो वो बन गए हैं, लेकिन चाचा को गच्चा आखिर दिया क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे के कारण क्या है? आइए समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, एनसीपी में शरद पवार सर्वे सर्वाएं दर्शकों, और अजित पवार दूसरे नंबर पर आते हैं। किसी से छिपा नहीं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं अजित पवार इधर। और अजित पवार लगातार पार्टी का कामकाज देखते रहे। इतना ही नहीं, इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लग रहा था कि शरद पवार अजित पवार के साथ जाएंगे, लेकिन गेम खेल दिया शरद पवार ने और उन्होंने पार्टी में अपनी बेटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों सुप्रिया को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। दर्शकों, आप सोचिए, जबकि इसके लिए सबसे मजबूत दावेदार अजित पवार थे और सुप्रिया का पार्टी में कोई योगदान बड़ा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। उनकी पहचान केवल इतनी है कि वो शरद पवार की बेटी हैं और अजित पवार राजनीति में बड़े पुराने खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद वो नाराज हो गए शरद पवार से और अजित महाविकास आघाड़ी के साथ भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। इस वजह से भी नाराजगी बढ़ी और उनकी पार्टी उद्धव सरकार में शामिल हुई थी, महाविकास आघाड़ी, जबकि एनसीपी में इस पर आम सहमति नहीं बनी थी। यह भी जानकारी सामने आई है। 2019 में क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस आ गए, देख रहे हैं आप। अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे और वो उस बात को भूले नहीं थे, 2019 के वाक्य को नहीं भूले। तब पवार ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था, जब बीजेपी और शिवसेना में खटपट हो गई थी, लेकिन आखिरी मौके पर शरद पवार पलट गए। इसमें अजित पवार की खूब किरकिरी हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए थे, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस ने जहां सीएम के पद पर शपथ ली, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसका खुलासा किया था, पवार ने भी इस बात को स्वीकार किया था दर्शकों। और आपको याद होगा, यह खुलासा हुआ था रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में। यह इंटरव्यू बुधवार को हुआ था और खुलासा कैसे किया था, अब वो आपको सुनवाता हूं। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या करते हैं। 2019 में आपने अलायंस बनाई चंद दिनों की अजीत पवार के साथ और आप दोनों ने 23 नवंबर को यू बोथ टुक ओथ अर्ली इन द मॉर्निंग, सारे मीडिया को आपने शॉक दिया और आपने कहा इट वॉज ओनली आफ्टर डिस्कशंस विद पवार दैट वी डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि आपने कहा जो सरकार बनी वो शरद पवार की मिली भगत के साथ बनी। यू सेड ही वॉज अ पार्टनर और अजीत पवार वही कर रहे थे जो वो चाहते थे। अब शरद पवार कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शॉक्ड है, मुझे पता ही नहीं है।
इस ओथ से टेकिंग सेरेमनी के बारे में, सब झूठ है। आज खुलकर जितने हमारे लोग हैं, आप बताइए कि शरद पवार की रोल क्या थी, विस्तृत तौर से बताइए इसको। डोंट गिव मी अ सुपरफिशियल आंसर, आप डिटेल्ड आंसर दीजिए इस पर। देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की, और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, यह तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? यह समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले। तो देखा आपने दर्शकों, ये थे देवेंद्र फडणवीस, और इन्होंने कहा कि कैसे खुलासा हुआ था, और तभी से तो ये तय हो गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। लेकिन इसका असर 24 के चुनावों में कैसे पड़ने वाला है, आइए जरा मैं आपको वो समझाता हूं, आंकड़े दिखाता हूं, समीकरण समझाता हूं। ये आप देखिए, यह लोकसभा, नई लोकसभा, और महाराष्ट्र का खेल अब पलट चुका है दर्शकों, और इसका असर सीधा हमें 2024 में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तक यहां पर महाविकास आघाड़ी भारी नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट साथ साथ थे। लेकिन अब क्या हुआ, एनडीए का पलड़ा भारी है, और बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट भी साथ आ गया है। ये तीनों मिलकर एमवीए पर अब भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब एक लौती पार्टी बची है जो टूटी नहीं है महाराष्ट्र में, और शिवसेना का उद्धव गुट लगभग खत्म हो चुका है, अकेले कुछ बचा नहीं है। इधर एनसीपी का शरद पवार गुट, जिसका खेला आज खत्म हो गया है। अब आंकड़े समझ लीजिए क्या है। एआईएमआईएम के पास 1 है, कांग्रेस के पास 1 है, शिवसेना के पास 18 हैं, और बीजेपी के पास 23 सीटें हैं, क्योंकि शिवसेना, शिंदे गुट के ज्यादातर सांसद इधर हैं। तो एनडीए का पलड़ा भारी है, मजबूत यहां पर नजर आ रहा है। तो यह आपने समझ लिया कि कैसे पूरा का पूरा खेल अब बदल गया 24 के लिए, और यही कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। सुनते हैं जरा एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहते हैं। लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। तो ये आपने सुना एकनाथ शिंदे को, उन्होंने भी कह दिया 24 में क्या असर डालेगा ये फैसला। लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि किस तरह से बार बार समीकरण बदल रहे हैं, और आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधानसभा में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और एनडीए कैसे भारी रहेगी आइए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर की तस्वीर, जहां महाराष्ट्र में 24 में 2-2 चुनाव है, एक लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का चुनाव है। अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है, और इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में संभावित चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें 288 सीटों के लिए मतदाता फैसला करेंगे अपने नेता का। लेकिन लोकसभा में एनडीए का पलड़ा भारी है, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए लोकसभा के साथ साथ यहां भी मजबूत होगी। फिलहाल एनडीए के पास 205 सीटें हैं। यह जरा समझिए आंकड़े कैसे 205 है। इस समय अगर आप देखें सत्ता पक्ष को, बीजेपी के पास 105 है, और शिंदे गुट की अगर बात करेंगे तो इनके पास 40 है,
और इधर अजित पवार आ गए 43 सीटों के साथ, अन्य के साथ भी मिला है तो 205 ये आंकड़ा हो गया। लेकिन आप देखिए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट तो अकेला पड़ा हुआ है, मात्र 83 सीटें इनके पास हैं। तो यह आंकड़ा आप समझ रहे होंगे कि कितना भारी पड़ने वाला है विधानसभा में भी। अब इसको लेकर जब लगातार हमने पत्रकारों से सवाल किया तो वो इस राजनीति पर क्या कुछ कहते हैं, सुनवाते हैं आप। इंसान तो छोड़िए, पक्षी भी देख लेते हैं कि मौसम कैसा है, कैसा होने वाला है। तो ये इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ इस सरकार में जाना अपने आप में है कि लोगों को लग रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पहला है जहां 80 सीटें हैं, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है 48 सीट। मैंने महाराष्ट्र में इतना कमजोर विपक्ष आज के पहले कभी नहीं देखा था। अपोजिशन यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कर रहा है एक कैंडिडेट। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जितनी सीटें मोदी को आई थी उससे ज्यादा 2019 में आई, 300 प्लस। और अगर 19 का भी रिकॉर्ड टूट जाए 24 में तो आश्चर्य मत कीजिए। एक तो जो वो लोग हैं मंत्री बने हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी हमेशा से बोलती रही थी, और एकनाथ शिंदे तो बोलते ही रहे थे कि हम लोगों का तो कोई साथ ही नहीं है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तो अब वो उनके साथ सरकार में है। तो इससे जो है कोई फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। और आगे अभी 2-3 दिन में देखते हैं कि सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। तो देखा आपने, वरिष्ठ पत्रकार भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार मामला और ज्यादा बढ़ेगा और ये बात पक्की हो गई है कि अब लोकसभा में बीजेपी यानी एनडीए मजबूत हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो बड़े राज्य हैं और यहां लगभग आप पक्का समझिए कैसे दोनों, अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो यहां पर इस समय एनडीए की सरकार है। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहां पर एनडीए बहुत मजबूत है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी मिलकर चुनौती दे रहे हैं। लगातार 4 चुनाव से बीजेपी यहां शानदार प्रदर्शन कर रही है। यूपी में 2014 में, फिर लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है दर्शकों। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीत मिली है। अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि 24 में विपक्ष का मजबूत गठबंधन 24 से पहले नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और वही हाल महाराष्ट्र का ही आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें। और महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो यूपी और दोनों महाराष्ट्र को अगर आप मिलाते हैं तो यह कुल मिलाकर होता है 128, 100 से ऊपर का आंकड़ा है। और महाराष्ट्र में एनडीए की टक्कर महाविकास आघाड़ी से है जो आपको इधर नजर आ रहा है। लेकिन एमवीए में 3 दलों का गठबंधन है, समझिए किस किस का। 2024 में तीनों दल मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन शिंदे की बगावत से उद्धव बहुत कमजोर है, अकेले बचे, बार बार कह रहा हूं मैं। एनसीपी में बगावत से शरद पवार कमजोर हो गए जो आज नजर आ गया है। ऐसे में दोनों ही राज्य में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी 128 सीटों पर बहुत ज्यादा मजबूत है बीजेपी। अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव और उस पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहते हैं। पवार जी आपके साथ में मंच पर थे, आज उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई है। पहले मध्य प्रदेश का महाराज बनाया, ये जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश का नौजवान देख रहा है, पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं, किसान देख रहा है। अरे किसान की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी? इसलिए लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी का क्या एनसीपी के दृष्टि से आज अजीत पवार जी अपने साथ बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर के आए हैं। उनका भाजपा परिवार में स्वागत है और 2024 का ये संदेश भी है कि 2024 जो हम लोग मानते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अब मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य है और वहां हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। तो देखा आपने कैसे दावा कर दिया कि सारी सीटें जीतेंगे और इसके लिए बीजेपी ने एक बड़ा और मजबूत फॉर्मूला भी दर्शकों तैयार कर लिया है। अब वो फॉर्मूला क्या है, कैसी तैयारी है, आइए आपको समझाते हैं जरा विस्तार से। ये आप देखिए, लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और बीजेपी का फॉर्मूला है विजय का।
बीजेपी यहां 23 सीटें जीती थी, उद्धव की एनडीए के साथ थी, जब शिवसेना जो अब की बाहर हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे से बहुत उम्मीद है। अब अजित पवार ने भी बीजेपी का काम आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। बीजेपी राज ठाकरे को भी साथ ले आएगी। और बिहार में क्या हो रहा है यह भी समझिए जरा। 40 सीटें यहां पर हैं और एनडीए ने 39 सीटें जीती थी 40 में से, लेकिन तब नीतीश कुमार साथ में थे, जो अभी दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यहां पर बीजेपी नई रणनीति के साथ काम कर रही है, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाना चाहती है। और खबर तो यह है कि 24 में चिराग पासवान भी साथ आ सकते हैं। यहां पार्टी जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। कर्नाटक चलते हैं, वहां पर 28 सीटें हैं। हाल ही में सरकार बनी है कांग्रेस की, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद सतर्क हो गई है, क्योंकि पार्टी ने जेडीएस से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। और जेडीएस अगर साथ आती है तो दोनों को फायदा होगा। लोकसभा की 25 सीटें आंध्र प्रदेश में और वाईएसआरसीपी ने 22 सीटें यहां पर जीती थी, लेकिन टीडीपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। और बीजेपी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है दक्षिण का किला, इसलिए टीडीपी से गठबंधन की बात चल रही है। और दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। आप सोचिए, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यहां पर भी फोकस है। और टीआरएस को 10 सीटें यहां पर मिली थी, कांग्रेस ने मात्र 3 सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी को यहां 4 सीटें मिली थी, तो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, ताकत को बढ़ाना चाहती है टीडीपी से, इसलिए गठबंधन की तैयारी है। और तेलंगाना के छोटे दलों पर भी बीजेपी की नजर है। पंजाब में 13 सीटें, वहां पर बीजेपी के पास अभी केवल 2 सीटें हैं, लेकिन पहले शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन था और अब गठबंधन से बाहर है। लेकिन संकेत यह है कि दोनों दलों में बात चल रही है, दोनों दल साथ आ सकते हैं और उम्मीद यह है कि जल्द ही समझौते का ऐलान भी दर्शकों कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, विपक्ष का क्या हाल है। यह हाल है विपक्ष का, जो अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए जरा, बीजेपी का यह हाल है। फुल फ्रेम करिए तस्वीरें, एक एक नेता को आप देख लीजिए। इसमें अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, तो ये तमाम नेता साथ में हैं। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है, ओपोजिशन तो मिल रहा है, लेकिन ये बैठक एक बार फिर होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा पटना में हुई, लेकिन अब पहले शिमला के बाद बेंगलुरु वेन्यू सेट हुआ, लेकिन ये फेल होने वाली है। कैसे? विपक्ष लगातार मोर्चेबंदी में जुटा हुआ है बीजेपी के खिलाफ और हर हाल में मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है। आप सोचिए जरा। और बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, तब भी इस बात के संकेत मिले थे। बैठक में कांग्रेस के साथ 15 दल शामिल हुए थे और इस बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया था। आप सोचिए जरा, केवल यह तय हुआ कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो चुका था, लेकिन कैसे लड़ेंगे यह अगली बैठक में तय किया जाएगा। इस बात पर मोहर लग गई थी। यह बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में होने वाली थी, तय हो गया था, लेकिन यह बैठक 13 और 14 जुलाई को अब बेंगलुरु में होगी। अब बाद में कर्नाटक के बेंगलुरु में इसे शिफ्ट किया गया और शरद पवार आए थे, लेकिन बैठक से पहले विपक्ष की हवा निकल गई है, जो आज तय हो चुका है। शरद पवार, महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई है, पवार कमजोर हो चुके हैं। समझिए जरा, उद्धव ठाकरे यूसीसी के बहाने ठाकरे अलग थलग पड़ गए, साथ दे रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरविंद केजरीवाल भी अपने तेवर दिल्ली में दिखा चुके हैं और बता चुके हैं क्या करना है, क्योंकि यूसीसी पर केजरीवाल भी मोदी के साथ आ गए हैं। दर्शकों, नीतीश ने बिहार में तेवर थोड़े से इनके ढीले पड़ गए हैं, जरा समझिए। खबर तो यह है कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं, उनकी जैसी छवि है। उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की और बैठक में विधायकों से राय पूछी कि क्या करना चाहिए, क्या वो आरजेडी के साथ कंफर्टेबल हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में तरह तरह की आशंकाएं दर्शकों जन्म ले रही हैं। पहली बैठक में कन्वेनर नहीं बनने से भी वो नाराज चल रहे हैं, तो ये स्थिति नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र में, बिहार में सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी इस पर क्या कुछ कहते हैं, अब वो सुनते हैं। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे
और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। बिहार की मतदाता अब ये जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी के पास कोई वोट नहीं है। ये विधायक के बल पर जितने दिन सत्ता में रह सकते हैं रहेंगे, इससे ज्यादा इनका कोई अस्तित्व राजनीतिक हैसियत अब बिहार में नहीं बचा है। तो आपने देख लिया कि कैसे समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन 24 से पहले विरोधी बेदम होने वाले हैं। दर्शक, विरोधी बेदम कैसे होंगे जरा वो भी समझ लीजिए। ये आप देखिए, लोकसभा चुनाव में मात्र 10 महीने बाकी रह गए दर्शक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनकर आ चुके, 2014 में, 2019 में। तीसरी बार उन्हें रोकने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इसमें। 2019 में भी आपको याद होगा विपक्ष ने रोकने की कोशिश की थी। माहौल तो ऐसा बना दिया गया था कि जैसे मोदी अब गए। लेकिन क्या हुआ, चुनाव के नतीजे आए तो सबको हैरानी हुई, हैरान रह गए सब। ये क्या हुआ, 14 से भी ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन मोदी को इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं हुई है, यह भी आप समझिए, क्योंकि उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा हुआ है। समझते हैं, एक बार फिर मोदी जनता की नब्ज को पकड़ चुके हैं। कैसे? विदेश दौरे से लौटे और उसके बाद सीधे जनता के बीच पहुंच गए। लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके साथ बैठे, आपने देखा, उनकी तकलीफों को सुना, और मोदी विरोधी दलों के भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले जा रहे हैं। उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बचने वाले नहीं है, सावधान हो जाएं भ्रष्टाचारी। और मोदी ने इसके साथ साथ यूसीसी का भी दांव चल दिया है। खबर तो यह है कि मानसून सत्र में यूसीसी आ सकता है, ये संकेत लगातार मिल रहे हैं। यूसीसी पर विपक्ष में भी भगदड़ मच चुकी है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यहां तक कि कांग्रेस भी खुलकर नहीं बोल पा रही है, क्या करें। यूसीसी का ड्राफ्ट देखने के बाद फैसले की बात कही जा रही है अंदर खाने। अब आप सोचिए कि एक एक कर तमाम प्लान तैयार हैं, लेकिन विपक्ष करे तो करे क्या। अब आपको सुनवाते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कुछ कहना है। विपक्ष इस समय कितनी भी आवाज लगाए, लेकिन 2024 की दृष्टि से बिल्कुल कमजोर पायदान पर खड़ा है। और इसलिए आने वाले समय में यह दिखाई देगा कि धीरे धीरे जो विपक्षी एकता की मुहिम है कमजोर पड़ेगी। वैसे भी देखें तो आंध्र से उसमें कोई नहीं है, तेलंगाना से कोई नहीं है, उड़ीसा से उसमें उस गठबंधन में कोई नहीं आ रहा है। तो 2024 की दृष्टि से, और चौथी जो बात होती है वो होती है साइकोलॉजी की, मानसिकता की। 23 जून की पटना बैठक के बाद महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े चाणक्य माने जा रहे थे राजनीति में, उनकी टूट हो गई है। तो इसका असर पड़ता है मानसिकता का। तो वो जो मानसिकता और माहौल बन रहा है वो फिर 2024 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसमें उनका सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह अलायंसेस ना हो और विपक्षी एकता ना हो। पर विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम इस बार अलायंस नहीं करेंगे और इकट्ठा नहीं होंगे तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। ये कांग्रेस के लिए और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जरूरी हो गया है कि वो इकट्ठा होइए, एक यूनाइटेड फ्रंट दिला के वो करे। और अगर ये एक्चुअली रिबेलियन है महाराष्ट्र में, तो जरूर थोड़ा बहुत सेटबैक है। पर मेरा मानना यह है कि ये जो दिखता है वो नहीं है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आज आपको बताने वाला हूं। जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, अब वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब गैंगस्टर को काला पानी की सजा दी जाएगी। यह आपको तस्वीर में दिख रहा है लॉरेंस बिश्नोई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह अमृतपाल है। कैसे उपद्रव मचाया था, उसके बाद पुलिस को छकाया था, लेकिन बच नहीं पाया। इस समय पुलिस की गिरफ्त में। अगली तस्वीर दिखाइए, लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को जेल के अंदर रहते हुए मौत के घाट उतार दिया। फुल फ्रेम इस तस्वीर को दिखाइए और समझिए, ये वो गैंगस्टर हैं जो जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल करते हैं। और दावा तो यह किया जा रहा है कि फोन के अंदर से भी ये अपनी गैंग चलाते हैं। इसलिए अब गैंगस्टर्स और अपराधियों के लिए नई तैयारी की जा रही है। काला पानी की सजा देने की नई तैयारी है दर्शकों। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है, कैसी तैयारी और काला पानी की सजा में होता क्या है। पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ तैयारी है। ये आप देखिए, खूंखार गैंगस्टर, काला पानी की सजा दी जाएगी अब इन्हें।
गृह मंत्रालय और एनआईए ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। करीब 150 नामी अपराधियों की लिस्ट तैयार है। ये अपराधी लगातार उत्तर भारत की जेल में इस समय बंद है। ग्राफिक दीजिए सामने। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जेलों में ये बंद है इस समय। जेल से ही गैंगस्टर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। जेल में बंद होने पर भी इनके अपराध कम नहीं हो रहे दर्शकों, इसलिए काला पानी भेजा जाएगा। अंडमान निकोबार भेजने की इन्हें तैयारी है, यानी समंदर के बीच में काल कोठरी में ये सजा पाएंगे। इस लिस्ट में नामी अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है और तिहाड़ में बंद कुछ अपराधी भी जल्द शिफ्ट किए जा सकते हैं। गैंगवॉर रोकने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। साथ ही अपराधियों को उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्लान बना लिया गया है। गैंगस्टर को असम की जेल में भेजा जा सकता है, जैसे अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। उसने भी उपद्रव किया। अमृतपाल नामी अपराधी है और पंजाब के लिए खतरा बन गया, तो उसे उत्तर भारत से काफी दूर जेल में भेजा गया। अब अमृतपाल जैसे एक्शन दूसरे गैंगस्टर्स के साथ भी जल्द ही लिए जा सकते हैं। इस पर एल एन राव साहब क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो सुनवा। रिसेंटली देखा गया है कि हमारे देश में कई जेलों में जो कुख्यात अपराधी या गैंगस्टर्स या इंटरस्टेट गैंगस्टर्स लॉज हैं जो जेलों में बंद हैं, वो कोई न कोई ऐसी वारदातें जेल में रहते हुए कराने में सक्षम हो जाते हैं, चाहे वो कत्ल हो, मर्डर हो, चाहे सुपारी किलिंग हो, चाहे वो एक्सटोर्शन हो, चाहे वो पैसा उगाही का केस हो। तो ये आपने सुना कि सजा की तैयारी की जा रही है, लेकिन अंडमान में जो सेल्यूलर जेल है वो आखिर दिखती कैसी है और इस काला पानी की सजा में क्या होता है दर्शकों, वो आपको बताऊं। उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा अंडमान सेल्यूलर जेल की, जो ठीक समंदर के बीचों बीच है। यहां पर जाना, काला पानी की सजा कैसी होती है, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा आखिर है। तो ये आप देख रहे हैं काला पानी की सजा, यानी अंडमान निकोबार में खास सेल्यूलर जेल है। यह जेल चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरी हुई है, यानी कैदियों के भागने का कोई रास्ता नहीं है। और तो और इस जेल में सजा को काला पानी कहा जाता है दर्शकों। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा को शुरू किया गया। काला पानी की सजा मौत से भी बदतर होती है। जेल में तड़पते हुए जो कई कैदी हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो ऊंची ऊंची काल कोठरी में बंद किए जाते हैं। 15 बाय 8 फीट की काल कोठरी में कैद रहते हैं और रोशनदान 3 मीटर ऊपर बना होता है, जिससे वो दूसरे कैदी तक आवाज ना पहुंचा पाए। यह भी समझिए कि कैदियों के साथ यह जेल बीमारियों का भी घर थी। कैदियों को बीमार या घाव होने पर इलाज नहीं मिलता था। कैदी की मौत होने पर बर्बरता होती थी, यह भी समझिए। टांग पकड़कर लाश को बेरहमी से खींचा जाता था, फिर कपड़े उतारकर शव को रेत के ढेर में दबा देते थे। यह काला पानी की सजा होती थी। आप सोचिए कैसी सजा की तैयारी दी जा रही है। लेकिन अब मैं आपको यूसीसी पर क्या जानकारी है, एक और अहम खबर से रूबरू करवाने वाला हूं, क्योंकि यूसीसी को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन आज दम और भ्रम की कहानी क्या है, यह समझिए। पहले प्रधानमंत्री ने तैयारी कर ली है, भोपाल में कह दिया था कि हम यूसीसी को लेकर तैयारी कर रहे हैं और पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इस पर साथ किसका मिला है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे दोनों ने यूसीसी पर दबी जबान में समर्थन कर दिया है। लेकिन आज एक और नेता आई, मायावती की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए। बहुजन समाज पार्टी भी यूसीसी के लिए तैयार हो चुकी है। अब कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर विरोधी भी साथ में आ रहे हैं। तो क्या तस्वीर बनेगी, पहले आप रिपोर्ट देखिए फिर समझाऊंगा। 24 से पहले मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि विपक्ष की सारी एकजुटता हवा हो गई। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कॉमन सिविल कोड का दाव डिकोड करना विरोधी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। विपक्षी दल समझ ही नहीं पा रहे कि वो समान नागरिक संहिता का समर्थन करें या विरोध। ये हमारी पार्टी
समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। से बड़ा भ्रष्टाचार का एक ट्रेंड प्रोग्राम होगा, इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, इसलिए कई नेता तो पार्टी लाइन से अलग रुख लेने से भी पीछे नहीं रहे हैं। तो देखा आपने कैसी सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन यूसीसी पर सियासी दल बटे हुए। यूसीसी लागू करने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, ये कह दिया है। और यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। इतना ही नहीं, 3 जुलाई को संसदीय समिति की अहम बैठक होने वाली है। दर्शकों, 20 जुलाई से संसद का सत्र भी और वहां पर चर्चा संभव है। लेकिन आपको यह जानकारी दे दूं कि कांग्रेस का अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया इस पर। वहीं कुछ यूसीसी का नेता समर्थन कर रहे हैं दबी जबान में, वहीं पार्टी के कई नेता यूसीसी के विरोध में भी आ चुके हैं और उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। लेकिन शर्तों के साथ यूसीसी लागू किया जाए, अरविंद केजरीवाल का कहना है। और साथ ही साथ यह भी कहा कि सभी धर्म और दल की सहमति भी बहुत जरूरी है। मायावती ने कहा कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, साफ कर दिया उन्होंने। बीजेपी का लागू करने का तरीका गलत, तरीका ठीक कर दीजिए। यूसीसी के जरिए संकीर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बाला साहब का संविधान ही हमारा सिविल कोड है, उन्होंने कहा अखिलेश यादव। सरकार ने ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं किया है। यूसीसी पर बहस के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो यूसीसी पर एक तरफ विरोधी लगातार हमला बोल रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर विचार करने के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो दरअसल बाहर निकल रहे हैं। प्लीज 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 मेसेज दिला